एवरीवन, करें आज की क्लास शुरू। चलो, आज इंटरेस्टिंग सा टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं भाई, काफी इंपॉर्टेंट जिसकी रहती है। टॉपिक का नाम क्या रहने वाला है? अल्फाबेट। ठीक है, करें शुरू। चलो, अल्फाबेट। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इस टॉपिक के इंपॉर्टेंस की। हिंदी में अगर हम बात करें, अल्फाबेट जो है इसे क्या कहा जाएगा? आपका अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है, इंग्लिश में डायरेक्टली अल्फाबेट ना देके टॉपिक का नाम आपको कई किताबों में मिल सकता है इस तरीके से, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अल्फाबेट। ठीक जी, गुड मॉर्निंग भाई, चलो जल्दी। तो इस टॉपिक की अगर हम बात करें, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम है, रेलवेज का है, बैंकिंग का है, सीयूईटी का है, या आपका कैट का है, क्लेट का है, सी सेट का, कोई भी एग्जाम हो, अच्छे खासे नंबर जो है इनडायरेक्टली टॉपिक आपके कवर करता है। किस तरीके से कि इस टॉपिक में आप क्या करोगे, जो टोटल लेटर्स होते हैं हमारे, टोटल लेटर्स हमारे कितने होते हैं? 26। सबसे पहला बेसिक काम होगा उन सारे 26 लेटर्स की आपको नंबरिंग याद करना। ठीक है, जब आप वो क्या करना है? हाँ हाँ है, अरे नहीं, मुमल है। तो हमें क्या करना होता है ना, ये सारी नंबरिंग अच्छे से याद करनी होती है। उसका फायदा क्या होता है कि 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके, जैसे एक जनरल से एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 25 क्वेश्चन टोटल बन के आ रहे हैं, तो 1 से 2 क्वेश्चन तो आपके अल्फाबेट के जो टॉपिक है इसी से आएंगे। फिर आप टॉपिक देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, 2 क्वेश्चन उसके आप लेके चलें, 2 से 3 क्वेश्चन। फिर अल्फाबेट सीरीज होती है, 1 से 2 क्वेश्चन उसका बन के आता है। रीजनिंग में कहा जाता है एनालॉगी, सादृश्यता। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन उसके बन के आते हैं। क्लासिफिकेशन आता है आपका, वर्गीकरण हिंदी में बोलते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन उसके बन के आते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके बन के आएंगे, या फास्टली कर पाओगे, जल्दी से कर पाओगे कब? जब आप ये टॉपिक्स जो है अल्फाबेट वाला, इसको अच्छे से ऑन टिप्स कर लेंगे। ठीक है, और अच्छे से ऑन टिप्स करने में जो बिल्कुल आपका सबसे पहला बेसिक काम इसमें रहने वाला है मेरे भाई, वो यही रहने वाला है कि जो टोटल लेटर्स होते हैं हमारे, कुल जो अक्षर होते हैं, उनकी नंबरिंग आपको सबसे पहले अच्छे से ऑन टिप्स याद कर लेनी है। ठीक है, एक बार हेडिंग डालो टॉपिक की, फिर हम शुरू कर रहे हैं। डालो जल्दी से हेडिंग, डालनी है ना? चलो, मैं कहा हुआ नलायको, कोई नहीं, मेरे कहने से फिर एक बार फिर से रिपीट कर लो। अरे नहीं ओए, ये झूठे हैं, बकवास कर रहे हैं। अरे कोई नहीं, सुन लो, मैं करवाना चाह रहा हूं तो कर लो यार। कारण है, इसके तुरंत बाद कोडिंग डिकोडिंग होगा, और कोडिंग डिकोडिंग में इसकी नंबरिंग, कौन किसके अपोजिट है वो लेटर्स, वो सारी चीजें याद रखना बहुत जरूरी है। तो एक हल्का सा रिकैप हो जाएगा आप लोगों का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, एक साथ नंबरिंग याद करने में तो दिक्कत आएगी मेरे भाई, 26 के 26 की। आसान बनाने के लिए हम 2 टुकड़ों में ले लेंगे, 26 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना हो जाता है? 13। स्टार्टिंग के जो 13 है, 13 उनको ऊपर वाली लाइन में लिख लेंगे, और बाकी के जो 13 बचे हुए उनको नीचे वाले लाइन में याद करने के लिए। ठीक है, अभी आपको सिर्फ देखना है, समझना है, साथ के साथ चीटिंग नहीं करनी है। लिखते हैं स्टार्टिंग, ABCDEFGH IJKL और M। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो बाकी के 13 बच गए उन्हें लिखना है दोस्तों इससे नीचे वाली लाइन में। लेकिन किस तरीके से? इनको हम लेफ्ट से कहां लिखते आए थे? राइट। उन्हें हम राइट से कहां लिखते चलेंगे? लेफ्ट। उल्टा चलेंगे। किस तरीके से? हर लेटर के नीचे एक लेटर लिखते हो। एम के बाद क्या आएगा? एन। लिख दिया हमने। एन के बाद OPQRSTUVWXY और Z। ठीक है, अब क्या रीजन था, क्या कारण था कि इनको हमने इस तरीके से लिखा, वो देख लेते हैं भाई मेरे। नंबरिंग करते हैं इनकी। ठीक है, नंबरिंग करोगे तो आप यहां से चलोगे भाई, 1 2, ऊपर ये जो लिखा हुआ है इसको मिटा दूं मैं ना, हेडिंग तो आपने डाली ली है। ठीक है, तो जो चीजें हम लिखते जा रहे हैं वही क्लियरली आपको दिखाई दे, इसलिए हम ऊपर ये जो भी लिखा हुआ है इसको हटा रहे हैं, टॉपिक की जो हेडिंग थी। चलो भाई, 1 2, यहां से 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां से भी आ जाओ। ये 26, ये 25, ये 24 23 22 21 20,
19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 हमने लिख लिया। अब क्या कारण रहा होगा कि इनको हमने इस तरीके से सजा के लिखा ऊपर नीचे करके कि पहले लेफ्ट से राइट आए, फिर राइट से वापस लेफ्ट चले, हर एक के नीचे एक लिखते हुए। इसका रीजन कारण ये था मेरे भाई कि अब जो लेटर्स एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखे हुए हैं ना, रीजनिंग में कहलाते हैं एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स। क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स। और खास बात यह है कि टोटल लेटर हमारे कितने होते हैं? 26। तो अपोजिट जो लेटर्स होते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, अपोजिट लेटर्स का जो सम होता है वो हमेशा होता है 27, 27। कहने का मतलब आप यहां से कोई भी एक पेयर उठा के देख सकते हो। जैसे यहां पर मान के चलो आपने उठाई है एक और ये 26, कितना होगा? 27। 6 और 21 कितना होगा? 7 और 20 कितना होगा? 11 और 16 कितना होगा? 13 और 14 कितना होगा? इसी चीज को पलट के आप कह सकते हैं कि सर अगर एबीसीडी में कोई दो लेटर हमको ऐसे मिल गए जिनके अंकों का जोड़ 27 है, उनकी नंबरिंग का जोड़ 27 है, तो वो कहलाएंगे एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स। क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स। अरे बात समझ में? तो आगे बढ़े इसी के साथ। अब हमें क्या करना है? इनकी नंबरिंग याद करनी है। नंबरिंग याद करने के लिए हम क्या करेंगे? स्टार्टिंग के जो 13 है उनकी नंबरिंग याद कर लेते हैं और ये याद कर लेते हैं कौन लेटर किसके अपोजिट है, विपरीत है। तो जो बचे हुए नीचे वाले 13 बचेंगे उनकी नंबरिंग आपको वैसे ही आ जाएगी। क्या कहना चाह रहा हूं? देखो भाई, मुझे एस का नंबर चाहिए, मैं आपको याद करवाऊंगा एस के अपोजिट होता है एच, और एच का नंबर याद करवा देता हूं, होता है 8। तो एस का नंबर अगर आपको निकालना है तो आप कहेंगे सर ये एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स हैं, अपोजिट का जोड़ कितना होता है? 27। तो 27, 27 में से 8 घटा देंगे हम, एस का नंबर कितना आ जाएगा? 19। समझा नहीं समझे? तो इसका मतलब यह है कि अपने को क्या करना है, जो स्टार्टिंग वाले 13 है उनकी नंबरिंग पहले अच्छे से याद करनी है, फिर याद करना है कौन लेटर किसके अपोजिट है। अरे हाँ, है ना? याद करें पहले वाले 13 को। चलो याद कर लेते हैं। यहां अगर आप देखेंगे दोस्तों तो मैं आपको बता देता हूं, आप कहेंगे ए से लेकर के डी तक तो बच्चा बच्चा जानता है। तीसरे पे कौन होता है? दूसरे पे? पहले पे? सब जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आप ई से याद करो। ई में टोटल नंबर ऑफ साइड से जो छोटी स्टिक्स है इनको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। ई का नंबर कितना याद हो जाएगा? एफ को एक काम करो उल्टा कर दो, किसकी तरह बन गया? जी में आपको एक क्या नजर आ रहा है? जी का नंबर कितना याद होगा? आगे बढ़ेंगे आप, जी के बाद क्या आ गया? एच। एच को ऊपर से बंद करो, नीचे से बंद करो, क्या बन गया? 8। एच के बाद आगे जो आपका आएगा वो क्या आएगा? आई। देखो दिखने में किसकी तरह? 9 की तरह। ठीक। इससे अगर याद नहीं होता तो जब भी सर आपसे पूछेंगे आई का नंबर पता है, जानते हो, तो आप कहोगे हाँ जानते हैं, लेकिन इंग्लिश में कहोगे आई नो। ठीक है, आई नो से याद हो जाएगा आई का नंबर कितना है? 9। आगे बढ़ोगे आप, जे और के। देखो जे और के से क्या बनता अपने भारत में? जम्मू कश्मीर। अपने भारत का वो अभिन्न अंग जहां हमारे ना चाहते हो भी दोस्तों हर रोज 10-11 गोलियां चलती रहती। अरे हाँ, है ना? पाकिस्तान वाले बाजी नहीं आते, है ना? कोई बात नहीं, जल्दी आ जाएंगे, टेंशन ना लो तुम, ठीक है। बता रखा मैंने तुमको पहले ही, 2023 में पीओके हमारा होगा, और जैसे हमारा होगा उसके बाद 5-7 महीने तक ही वो गिड़गिड़ाएंगे, जो भी करेंगे कर करा लेंगे। उसका भी हमने प्रबंध कर रखा अच्छे से। आगे ना बात समझ में? तालिबान वालों को सौंप देंगे उनको, तुम संभालो भी, अपने पास काम बहुत है। ठीक। आगे बढ़ रहे हैं हम, तो जम्मू कश्मीर क्या याद करोगे? 10-11। आगे बढ़े, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण से याद हो जाएगा L12। L12 रिलेट कर लोगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों आप, एम। एम अपनी लाइन में लास्ट था और टोटल कितने लिखे थे? 13। इससे याद नहीं होता तो एक काम करो, एम को घुमा दो, रोटेट करो, किसकी तरह बन गया? 3। 3 पर तो कौन था? सी। इसका मतलब एम का कितना हो जाएगा? 3rd। अरे कर लोगे? तो टॉपिक की हेडिंग आपने डाली ली थी अल्फाबेट, उसमें भी ये चीज एक बार लिख लो, फिर बढ़ते आगे। लिखो जल्दी, शाबाश।
पर रहने ही दो, छोड़ो। वह कुछ नहीं, तुम ये लिखो, मैं जल्दी से लिख लो चुपचाप। नहीं है मेरे पास कुछ बताने को, चुपचाप लिखो। कितने बच्चे हैं जो भी लिख रहे हैं इसको? हाथ उठाओ, जल्दी लिखो। क्या बताएं, हमारे पास बताने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। पता है क्या ये अरे कुछ होगा बताने का तभी तो बताएंगे ना लायक। भूल गया मैं, ठीक। बुखार हो रखा है, दिमाग में बुखार घुस गया, भूल गए हम। मिटा सकता हूं इसे? चलो, अब जो आपको याद करना है वो याद करना है दोस्तों, कौन लेटर किसके अपोजिट है, ठीक है। अपोजिट याद करते हैं एक दूसरे के। ये है ही सबसे बड़ी दिक्कत ना, जो बैंकिंग वाले बच्चे होते हैं ना, वो सिर्फ पजल्स को पढ़ के खुश रहते हैं। आपके पूरे बैच में से कितने बच्चे हैं जो बैंकिंग की भी तैयारी करते हैं? 4-5 मिलेंगे बस बेचारे, ठीक है। 19वां था क्या? रसगुल्ले लड्डू वाला था क्या कुछ उसमें? क्योंकि एक लाइन मिस है, उसमें एक लाइन मिस है, इसलिए नहीं हो पाया हुआ। बोर्ड पे बुला के दूं एक आधो भी, झूठे कहीं के। चलो भाई, इसको 26 करो यार, शुक्रिया। देखो भाई, बड़े आगे। एसएससी या रेलवेज के बच्चे तो भाई सिर्फ तभी पढ़ेंगे जो पजल वाला टॉपिक है, देख लिया मैंने। जब मतलब इस तरीके से आ जाए कि एसएससी रेलवेज का तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रिश्ता जब तुम्हारा तभी होगा जब तुम पजल के क्वेश्चन बना पाओगे। टर्म कंडीशन अप्लाई करा देंगे है ना, कि भाई शादी तभी हो पाएगी, शर्त अड़ा दें लड़के वालों तो लड़की वालों के लिए, कि बात ठीक है तुम्हारी लड़की का रिश्ता तब लेंगे हम जब 2-4 पजल के क्वेश्चन सोल्व करके दिखाएंगे ना। और लड़की वाले लड़कों के लिए, लड़की वाला तो पता नहीं, लेकिन लड़के 2 दिन में सारा टॉपिक लपेट देंगे, है ना। आने दो सर, मेंस लेवल के आने दो है, कराना पड़ेगा ये तरीका, है ना। अदरवाइज मानने वाले हैं नहीं, है। ठीक कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? देखो, तो ए के अपोजिट जो जेड है कैसे याद करोगे? ए टू जेड से याद कर लोगे। याद करो, बचपन में जब आप स्कूल से आते थे, खेलने के लिए भागते थे आप, तो घर वाले बोलते थे, ला रहे स्कूल का काम कर लिया? तो आप कहते थे सर हाँ कर लिया। कितना? ए टू जेड। तो ए के अपोजिट जेड और जेड के अपोजिट ए, याद कर लोगे। बी के अपोजिट कौन याद करोगे? वाई। किससे याद करोगे? बॉय। बॉय का मतलब लड़की, हाँ, लड़की के अपोजिट कौन? लड़का। सी के अपोजिट आप याद करोगे क्रैक्स। क्या खा के? क्रैक्स। खाए नहीं होंगे तो सुने तो होंगे ही, कुरकुरे टाइप आते हैं ना। सी के अपोजिट एक्स, एक्स के अपोजिट सी, याद कर लोगे। क्रैक्स खा के आप साथ के साथ क्या पियोगे दोस्तों? ड्यू। तो ड्यू की अगर आप बात करेंगे तो इससे याद हो जाएगा डी के अपोजिट डब्ल्यू, डब्ल्यू के अपोजिट डी। पढ़ ले मेरे भाई, वरना तेरे को दूध वाला ही बनना है ना। बिल्कुल आप रिलेट कर सकते हो दोस्तों, दूध वाले से भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। दाढ़ी वाला कर लो याद, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मर्जी आपकी। आगे बढ़ ना उसको दूध वाला पसंद आया ना दाढ़ी वाला, उसका कहना है सर बात ऐसी है, दारू वाला है। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ई, ई के अपोजिट कौन है? वी। याद करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। एफ के अपोजिट कौन है? यू। किससे याद करोगे? उफ। सुनाई होगा अक्सर जब आप मूवीज या सीरियल्स देखते हैं तो उसमें आता है ना उफ, ये अदाएं, है ना। यू के अपोजिट एफ, एफ के अपोजिट यू। जी के अपोजिट कौन याद करोगे? टी। किससे याद कर लोगे? जीटी। आपके जयपुर में 2 चीजें पॉपुलर हैं, डब्ल्यूटीपी और जीटी। जीटी से याद कर लोगे, अरे हाँ ना। बाहर जो भी बच्चे लाइव देख रहे हैं जयपुर से अलग जो है, वो याद कर सकते हो भाई साहब किससे? जीएसटी से। आजकल तो बताया जा रहा है कि अब जीएसटी को शादियों में भी लागू कर देंगे। शादियों में लागू करने का मतलब ये कि कहीं भी अगर आप बैंकेट हॉल वगैरह बुक करते, कुछ भी अगर आप करते हैं, तो अगर 5 लाख रुपए का खर्चा आप शादी में करते तो तकरीबन 98,000 रुपए, 90 से 98,000 रुपए आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो कहाँ तो सरकार को कन्यादान में पैसे देने चाहिए,
कहा वापस ले रहे हैं। अच्छा, एक अच्छा कदम हो सकता है, समझ में आ रही बात? क्यों हो सकता है? क्यों हो सकता है? इंडिया में क्या होता है ना, अक्सर यही बात है। अरे सुन तो लो यार, तुम अच्छे नालायक हो। ज्यादातर जो लोग हैं वो मिडिल क्लास फैमिली है। अरे हाँ, है ना? देखो, कोई भी मिडिल क्लास फैमिली मैन जो होता है ना, वो एक ही काम करता है, पैसे इकट्ठे करता है दो चीजों के लिए। सरकारी नौकरी लगी है उसकी। अब देखो, पहले तीन काम होते थे। एक तो भाई कोई भी घर में भारी बीमारी आ जाए, कोई बीमार हो जाए, कोई एक्सीडेंट या कुछ भी हो जाए, पैसे की ज्यादा जरूरत हो सकती है। वो चीज, दिक्कत दूर हो गई है। जो सरकारी एम्प्लॉयज हैं, सरकार की तरफ से खर्चा दिया जाता है ना। प्राइवेट में अगर कोई काम कर रहा है तो साल का आपका 14-15 हजार रुपए में इंश्योरेंस होता है, उससे अप टू 50 लाख 50 लाख तक का आपका सारा खर्चा जो इंश्योरेंस कंपनियां देती है, तुम्हें पता होना चाहिए ना, करवाना चाहिए वो सबको, ठीक है? तो आपको मैं बता, मैं भी पिछले 8 साल से 8.5 साल से करवाता आ रहा हूँ। वो अलग बात है, बीमा आज तक यूज ही ना हुआ है, भगवान का लाख लाख शुक्र, होना भी ना चाहिए। अरे हाँ, है ना? वैसे ही देते रहते हैं हम तो। दिल बड़ा बड़ा अपना यार, लोगों के लिए हम दान में देते रहते हैं हर साल 14-15। तो सुनो, अब दो बातें बच जाती फिर मिडिल क्लास फैमिली के सामने। जो फैमिली का हेड होता है, मतलब एक गार्जियन होता है पूरी फैमिली का, तो दो जो ऑप्शंस उसके पास बचते हैं कि भाई, एक तो जब रिटायरमेंट आऊंगा उस टाइम पे घर ले लेना है। किसी के पास घर नहीं होता तो, अरे हाँ, है ना? और दूसरा होता है कि बच्चों की शादी के लिए पैसा इकट्ठा करना है, चाहे वो लड़का या लड़की है। वो जितना भी कई सालों के जो पैसे इकट्ठे करता है, अपनी पूंजी इकट्ठी करता है, सारी की सारी शादी में लगा देता है। अरे हाँ, है ना? तो बी प्रैक्टिकल इसी चीज को सरकार ने भी देखा यार, मोटा पैसा दबा के रखते हैं लोग, और लास्ट में क्या करते हैं, जब शादी आती है सारा का सारा चल मेरे भाई। इससे बढ़िया तो क्या है, अपना छोटा सा आर्य समाज हो गया, कुछ भी हो गया, जैसे मतलब मंदिर में हो गया अपना, जो सनातन धर्म के कराते हैं, जैसे जो अपने इस्लाम से रिलेटेड मुस्लिम भाई, वो अपना जा करके मौलवी साहब से करा सकते हैं। गुरुद्वारे में जाके हमारे जो सिख भाई वो करवा सकते हैं। इतना खर्चा क्यों किया? बाकी ये सच बात है, मैंने महसूस किया, देखो कितनी जबरदस्त तरीके से हम शादियां कर दे। 10 हरामखोर लोग ऐसे जरूर होते हैं जो कहते हैं खाने में मजा नहीं आ रहा है, कितना है बेहतरीन हो रहे, हाँ, है ना? जरूरी है कराना, है कि नहीं? तो क्या करो, सिंपल सी बात है, 10-20 लाख का जो खर्चा आता है, घर वालों को मनाओ। देखो बात ऐसी है, मेरे यार दोस्त है, चलो 10-20 उनकी दारू के पैसे दे दो, उनको पार्टी वार्टी हम करा देंगे। अरे हाँ, है ना? बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रिश्तेदारों में लड्डू भिजवा दो। इतना खर्चा बहुत है, ठीक है? वो पैसा काम आएगा परिवार के लिए भी, और आगे चल के अन्य चीजों के लिए भी। अरे हाँ, है ना? बाकी इंडिविजुअली ठीक है भाई, सबकी सोच अलग है, सबको अपना अधिकार है, लेकिन इसी चीज को देखते हुए सरकार ने डीपली एनालाइज किया, क्योंकि जितनी भी पॉलिसीज बनाते हैं ना, ये नहीं कि राजनेता रात को सोया, सुबह नेताजी ने घोषणा कर दी, नहीं। उनके काम होते सिर्फ हस्ताक्षर करने के। जितनी भी पॉलिसीज आपकी डिजाइन की जाती हैं, या आपके जो IAS IPS ऑफिसर्स होते हैं ग्राउंड लेवल पे जो जुड़े होते हैं, जिनकी जड़ें नीचे तक गई होती है, जो समाज माहौल को देख रहे होते हैं, उनके हाथ में होते हैं। वो चीज यही एनालाइज करते हैं कि भाई मिडिल क्लास फैमिली का जो आदमी है, वो पैसे इकट्ठे करता है, सारे के सारे शादी में लगा देता है। तो कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिसीज या चीजें बनाई जाए, जिससे वो इतने साल की जो मेहनत कर रहा है, उसको एक तरीके से सरकारी ये सोचती हुई स्टेज है, उसको किसी तरीके से रोका जाए। उस चीज के लिए प्रपोजल आया था बनके, जो मैंने तुमको बताया, GST वाला। ठीक है, आगे बढ़े, बताओ। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, वो तो होगा। जैसे अंबानी की शादी ले लो, अंबानी के लड़के की जो शादी हुई थी, कितना खर्चा होता है इसमें, इट्स ऑब्वियस। लेकिन बात वही है ना, कि जब हम इन चीजों पे, इन मुद्दों पे डिस्कशन करते हैं ना, तो सबसे बड़ी बात आ जाती है मेजोरिटी लेवल पे फायदा क्या हो रहा है। मैक्सिमम जो हमारे इंडियंस है, वो क्या है, मिडिल क्लास फैमिली है। उस चीज को देख करके फैसला लिया गया है। समझ में आ रही बात? चलो आगे देखते हैं। बाकी तो ये भविष्य की गर्द में होगा, देखेंगे क्या होगा क्या नहीं इसमें। एच के अपोजिट आप किसको याद करोगे? एस। हाई स्कूल जहां पढ़ चुके हैं, या अगर कोई म्यूजिक का फैन है तो दोस्तों हनी सिंह से याद कर सकता है। अरे हाँ, है ना? विलुप्त हो गया एकदम, है ना? आगे बढ़ते हैं। आई। आई के अपोजिट कौन है? आर। किससे याद कर सकते हो? इंडियन रेलवे। बड़ा खतरनाक खिलाड़ी रहा हनी सिंह अपने टाइम पे, पता है तुम लोगों को? खतरनाक इस तरीके से रहा है क्या, कि भाई जो स्टार्टिंग में उस टाइम पे इसका एकदम नाम हिट हुआ, और जब नाम हिट हुआ तो उसके बाद इसने क्या किया, जितने भी नए नए आर्टिस्ट थे जो बढ़िया बढ़िया गाना लिखते थे, सारे सबके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए, कि तेरे जो गाने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं लॉन्च करूंगा, तेरे को इसके इतने पैसे दे दूंगा, और मेरे गाने में तेरे को भी ले लूंगा मैं। अब पैसे जो जितने लिखित में दिए थे उतने तो दे दिए गए, लेकिन किसी को गाने में लिया ही नहीं, सबके गाने अपने आप गा गया। हकीकत बात है। और सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी रही थी इसकी और बादशाह की। बादशाह के लिखे हुए मैक्सिमम गाने इसने गाए वाकई में। ठीक है, स्टार्टिंग की जिंदगी की अगर आप बात करोगे तो कॉल सेंटर में काम क्या करते थे, और बाकी सारी चीजें जो भी है। ठीक है, तुम एक बार एग्जाम क्लियर करो, बढ़िया पोस्ट लेके दिखाओ, तुम्हारी शादी में बुलाएंगे फिर इनको हम। ठीक है, जे के अपोजिट कौन होगा? क्यू।
एक ऐसे शब्द से याद करेंगे जो आपको हर जगह दिखाई देता है दोस्तों। बस स्टैंड चले जाओ, रेलवे स्टेशन चले जाओ, कहीं भी क्राउडेड प्लेस पे आप जाओगे तो आपको दिखाई देगा जेब कतरों से सावधान। अरे हाँ, है ना, जे के अपोजिट क्यू, क्यू के अपोजिट जे। तो आगे से जब कभी भी आपको कहीं जेब कतरा दिखाई देगा लिखा हो, वहां पर तुमको मैं नजर आऊंगा, है ना, पढ़ाता हुआ नालायकों के जे के अपोजिट क्यू होता है और क्यू के अपोजिट जे। अरे हाँ, है ना। आगे बढ़ते हैं। के अपोजिट कौन होगा? पी। आप इजीली याद कर सकते हो किस मूवी से? पी के अपोजिट के अपोजिट पी। जो, हाँ, किंग्स 11 पंजाब हो गया क्रिकेट के जो फैन है, या फिर वो केरन पोलार्ड हो गया, केविन पीटरसन हो गया, एक पीछे से चिल्ला रहा है काला पापा। बताओ भाई क्या कर ले। ठीक है, याद कर लो तुम जिससे भी तुमको याद करना है। आगे बढ़ते हैं। एल के अपोजिट कौन है दोस्तों? ओ। इसको भी ब्रेक के बाद याद करेंगे। एम के अपोजिट कौन होगा? एन। किससे याद करोगे? एम एन, मैन। एम के अपोजिट एन है, एन के अपोजिट कौन है? एम। याद कर लोगे। अब दो पेयर थे जो हमने आपको कहा छोटे से ब्रेक के बाद याद कराएंगे, दोनों को एक साथ याद करते दोस्तों। किससे? लव से, बड़े प्यार से, कि सर इसमें स्टार्टिंग के दो लेटर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एल के अपोजिट ओ के अपोजिट एल, और लास्ट के दो लेटर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। वी के अपोजिट ई और ई के अपोजिट वी। याद कर लोगे? लिखो एक बार इनको जल्दी से, बढ़ते फिर आगे। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हैं नालायक? अच्छा, ऐसा है। तुम मान जाओगे, आएगा था लठ लठ लेके मानोगे? है बड़ा बड़ा जिंदगी में ध्यान रखो, हमेशा सावधान, है कि नहीं? बर्बाद होना है तो आप उस ओर जा सकते हैं। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, आबाद होने के लिए भी जा सकते हैं। अरे हाँ, है ना। वो डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग्स के ऊपर, तुम्हारी मेहनत के ऊपर। सोचने से कुछ नहीं होता, करने से होता है सब कुछ। सारी बात समझ में? देखो, इसमें मैं बच्चों की भी गलतियां नहीं मानता हूं, इसमें मैं मैक्सिमम गलती मानता हूं कि हमारे यहाँ जो गाने बनते हैं उनकी सबसे ज्यादा गलती मानता हूं मैं। अपने यहाँ मतलब गाने इस तरीके के लिखे जाते हैं कि बच्चा जो भी नया गाना हिट होता है ना, हिट छोड़ो, जैसे कोई गाना रिलीज होता है बच्चा एकदम पूरी फीलिंग लेता है, बैठ कर मेरे लिए बना है ये गाना, तो साला बना ही मेरे लिए है ना, ठुकरा के मेरा प्यार है। वैसे नहीं पढ़ना, इंतकाम के लिए पढ़ना है? पहले पढ़ लेता, इंतकाम थोड़ी लेना पड़ता। सोचने की बात है। अरे हाँ, है ना। अगर तुम पहले पढ़ लो, कामयाब हो जाओ, कामयाब हो जाओ, तो कामयाब होने के बाद तुम्हें कोई रोकने वाला है? ये जितने भी रूल रेगुलेशंस भी होते हैं ना, मिडिल क्लास फैमिली तक या गरीब लोगों तक रख के रह जाते हैं। अमीर आदमी होते हैं जो कामयाब होते हैं ना, उनके में कोई लिमिटेशंस नहीं होती ना, उनपे कोई रूल लागू होता। अरे बात समझ में? जैसे टीना दाबी ने स्टार्टिंग में शादी की थी मोमडन से, वो हिंदू मोमडन है, कर लिया किसी ने कुछ? यहाँ तुम लोकल में करवा के दिखा दो ना, तलवार फर से चल जाएंगे। अरे हाँ, है ना। क्यों? क्यों? कारण क्या है? क्योंकि उनके हाथ में क्या है? पावर है, पैसा है, सब कुछ है। तो जब तुम्हारे हाथ में सब कुछ होता, कामयाब होते हो, तो उसके बाद कोई रोकने वाला नहीं होता। घर वाले तो क्या कहते हैं, भाई तुम मोद लेना बेटे, तेरे साथ है। अरे हाँ, है ना। कामयाब तो होके दिखा दो, रद्दियों, मिटा दो इसको। चलो, हाँ, क्या कह रहा है? अबे ढक्कन, तू तो एक काम कर मेरे भाई, सन्यास लेके हरिद्वार चला जा, कोई खतरा ही नहीं रहेगा छोड़ने का, पकड़ने का। आ रही बात समझ में? चलो अभी आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ रहे हम। इतनी शिद्दत से पढ़ने में ध्यान लगा लेना, ये टॉप कर सकते एग्जाम को। हाँ, है ना। इस सबको मैं मिटा रहा हूं। अभी जो आपने ताजा ताजा सब याद किए, एक बार रिकैप ले लेते हैं। मुझे बताएंगे आप, पी के अपोजिट हमने किसको याद किया? कि पी के मूवी से। एम के अपोजिट मैन से याद किया। एक्स के अपोजिट सी, क्या खा के याद किए? ड्यूपी के डी के अपोजिट। बहुत बढ़िया। आप कहेंगे सर यहाँ पे हमने याद किया है कि बी के अपोजिट कौन है? बॉय से याद किया है। क्यू के अपोजिट कौन था भैया? जेब कतरे से याद किया। एच के अपोजिट कौन था? हाई स्कूल से याद किया। आई के अपोजिट क्या याद किया है?
इंडियन रेलवे से आप रिलेट कर सकते हो। एल के अपोजिट कौन याद किया है? आ रही बात समझ में? कौन किसके अपोजिट है याद रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। आगे जब क्वेश्चंस पे चलेंगे तब आपको पता लगेगा। ये याद होंगे नंबरिंग और अपोजिट लेटर्स तो आप 10-10 सेकंड में क्वेश्चन कर लोगे। याद नहीं होंगे तो 1-1 2-2 मिनट लगाएंगे। समझ में आ रही बात? और वहीं सारा गेम घूम जाता है एग्जामिनेशन में। 10-10 सेकंड में करते चलोगे तो आपका स्कोर ज्यादा वरना कम। अरे हाँ है ना? तो स्टार्टिंग 13 की नंबरिंग आपने याद कर लिए, अपोजिट आपको याद करवा दिए। इस दरबया हम एक काम करते हैं, एक और छोटा सा प्यारा सा वर्ड देखते हैं, इजोटी। वर्ड नहीं बोल सकते इसको, ग्रुप ऑफ लेटर्स बोल सकते हो आप, क्योंकि वर्ड जो होता है वो तो मीनिंग होता है उसका, कुछ नहीं, इसका कोई मीनिंग नहीं होता। लेकिन इसमें जो आपके लेटर्स हैं उनमें एक कॉमन चीज बनती है कि सारे 5 के मल्टीपल है, 5 के पहाड़े पे आते हैं। 5, 10, 15, 20 और 25। ये आपकी हेल्प कर देता है किसी भी लेटर की नंबरिंग के लिए। जैसे मान के चलो आपको एक्स का नंबर चाहिए, किसका नंबर चाहिए? तो किसके तुरंत पहले आता है? वाई के। 25 के पहले क्या आ जाएगा? 24। भाई मुझे आपको पी का नंबर चाहिए, पी किसके बाद आता है? ओ के बाद। तो इसका नंबर कितना आ जाएगा? 16। याद रखो, ऐसे ट्रिक बनानी है तो और बना लो। पी को उल्टा कर दो भाई, 6 की तरह बन गया। 6 पर पे तो कौन था आपका? एफ। इसका कितना हो जाएगा? 16। यूं तो कितनी बना लो यार, ये लो क्यू को ले लो, क्यू में क्या नजर आ रहा है? 7। 7 पे जी था, इसका कितना होगा? 17। यूं तो आप ये लो एन को ले लो, रोमन लैंग्वेज में ये दोनों टुकड़े अलग कर दो, क्या बनता है? 4। रोमन लैंग्वेज में क्या होता है? 4। 4 पे डी था, इसका कितना होगा? 14। T20 मैचेस से याद कर लो, टी का कितना होगा? 20। भाई डब्ल्यू की बात कर लो, इस बेचारे गिरे हुए को थोड़ा घुमाओ उठाओ, 3 बन गया। 3 पर कौन था? सी। 13 पर कौन था? एम। तो इसका कितना याद करोगे? आगे बात समझ में? वो आप अपने आप रिलेट कर सकते हैं। तो एक बार ये जो ग्रुप ऑफ लेटर्स है EJOTY, इसको भी लिख लो, उसके बाद हम बढ़ रहे हैं आगे कंसेप्ट्स की ओर, बेसिक पॉइंट्स की ओर, क्वेश्चंस की ओर। बढ़े आगे, ठीक है भाई। अब क्या होता है ना, जैसे ही बच्चों को ये चीज सिखाई जाती है, जहां तक मैंने आपको बताई है, इसके तुरंत बाद सीधा क्वेश्चंस की ओर बच्चों को ले जाते हैं। चलो भाई, यहां से टाइप 1 शुरू कर रहे हैं, टाइप 2 शुरू कर रहे हैं। बेसिक पॉइंट जो और बचे हुए होते हैं वो डिस्कस नहीं किए जाते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि 2018 के बाद जो चेंजमेंट आया ना एग्जामिनेशन में, या तो वो क्वेश्चंस आपके एकदम बेसिक से पूछ रहा है ज्यादातर, या फिर आपके एकदम बढ़िया कंसेप्ट क्लियर होने के बाद मोस्ट ट्रिकी पूछ रहा है। मतलब ट्रिकी नहीं, मोस्ट ट्रिकी। वो भी कब? जब बढ़िया कंसेप्ट क्लियर हो तब। और दोस्तों ये जो बेसिक से सवाल पूछे जा रहे हैं ना, वहां बच्चों की अच्छी खासी बैंड बज रही है भाई, नंबर कट रहे हैं। तो हमें क्या करना है, कोई भी टॉपिक जो हम करेंगे, क्वेश्चंस पे तो चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन सबसे पहले उसके क्या क्लियर करेंगे दोस्तों? बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, तो एक बार हेडिंग डाल लीजिए, बेसिक्स। हिंदी वाले बच्चे हेडिंग डाल सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। शुरू करें? अब किसी को लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है, ध्यान आगे दें। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में लिख लेंगे, हिंदी वाले हिंदी में। मैं दोनों ही लैंग्वेजेस में आगे लिखने वाला हूं। ठीक, आप लोग समझें और मेरी बातों का जवाब दें। अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं कि भाई मुझे बताओ, ये जो अल्फाबेट सीरीज होती है किस चिड़िया का नाम है? अल्फाबेट सीरीज का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है? तो आप कहोगे सर चुपचाप ए से चलना शुरू करो और कहां तक आ जाओ? जेड। उसी को क्या कहते हैं? अल्फाबेट सीरीज। इसी को हिंदी में क्या कहेगा दोस्तों? अंग्रेजी वर्णमाला। कि भाई मुझे ये बताओ अंग्रेजी वर्णमाला का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है? तो आप क्या कहोगे? ए से चलो और कहां तक जाओ? जेड तक। इसमें मैं ए पॉइंट बना रहा हूं आपका, सिर्फ समझते चलना आपको। मैं आपको कह रहा हूं भाई मेरे को ये बताओ कि फर्स्ट हाफ ऑफ एएस, एएस का मतलब क्या है? अल्फाबेट सीरीज। अल्फाबेट सीरीज का पहला आधा हिस्सा सीधा पूछेगा आपसे पेपर में, तो आप कहोगे ए से क्या आएगा? हिंदी में कहेगा वर्णमाला का, क्या कहेगा हिंदी में? वर्णमाला का पहला आधा हिस्सा। अरे हाँ, है ना? ठीक है, तो आप कहेंगे सर वर्णमाला का जो पहला आधा हिस्सा हमारा होगा वो क्या हो जाएगा? ए से लेकर के एम तक। ठीक है, इसी में मैं आपके सामने लिख रहा हूं दोस्तों बी पॉइंट, पहले पॉइंट के चल रहे हैं आगे। अगर मैं आपसे इसमें पूछ लूं कि भाई मुझे बता दो सेकंड हाफ ऑफ एएस, अल्फाबेट सीरीज का दूसरा आधा हिस्सा, तो दूसरा आधा हिस्सा आपका क्या हो जाएगा? एन से लेकर के जेड तक। अरे हाँ, है ना? हिंदी में आप क्या कहोगे? वर्णमाला का दूसरा आधा हिस्सा,
दूसरा आधा हिस्सा। तो दूसरा आधा हिस्सा आपका क्या हो जाएगा, n से z। यहां तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? क्लियर है ना? एक बार इसको लिखो, फिर बढ़ रहे हम आगे, ठीक है? लिखो एक बार इसको। लिख लिया है क्या? लिखो, जो बच्चे लिख रहे हैं जल्दी लिखो, शाबाश। मिटा दूं? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, जो इसमें दूसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे वो अपना क्या रहने वाला है। दूसरे पॉइंट में आपको पूछेगा कि भाई ये बता दो, रिवर्स ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट सीरीज। एस का मतलब क्या है? अल्फाबेट सीरीज। हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में क्या कह रहा है? वर्णमाला का विपरीत क्रम। वर्णमाला का विपरीत क्रम। तो विपरीत क्रम आपका मतलब किससे शुरू करोगे? जेड से। कहां लिखते आ जाओगे? देखो, विपरीत क्रम, उल्टा क्रम का मतलब है उल्टा चलना। सीधे चलने का मतलब ए से जेड, उल्टा चलने का मतलब जेड से शुरू किया, वापस कहां गए? ए। सिंपल सी बात है ना? सॉरी, जेड से लेकर के कहां तक आएगा वो? ए तक। ये हमने आधा अधूरा लिख दिया यहाँ पे। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, आगे बढ़ते चलो। इसी में जब आपसे ए पॉइंट पूछेगा, ए पॉइंट में कहेगा कि फर्स्ट हाफ ऑफ आरो। आरो का मतलब आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? रिवर्स ऑर्डर। ठीक, हिंदी में कहेगा विपरीत क्रम का, हाँ, विपरीत क्रम का पहला आधा हिस्सा। देखते हैं, शाबाश। इसके ऑप्शंस दूंगा मैं आपको, उसके हिसाब से बताना। विपरीत क्रम का पहला आधा हिस्सा। ऑप्शंस बड़े खूबसूरत रखता है इसके। आपका रहेगा एम से ए, जेड से एम, जेड से एन, और एन से जेड। देखो, जब भी पूछा जाता है विपरीत क्रम का पहला आधा हिस्सा, रिवर्स ऑर्डर का फर्स्ट हाफ, तो मैक्सिमम बच्चे एम से ए करके आते, जो क्या हो जाएगा? गलत। इसलिए लिखवा रहा हूं दबाव डाल के कि 3 बार ये सवाल आया, ज्यादातर बच्चों के नंबर उड़ाए। आप कहेंगे सर विपरीत क्रम का पहला आधा हिस्सा होने का मतलब है कि विपरीत क्रम जो उसकी शुरुआत है किससे होती है? जेड से। तो जेड से आएंगे और हम कहां तक आ जाएंगे? एन तक। समझ में आ रही बात? रिवर्स ऑर्डर का मतलब उल्टा चलना। उल्टा चलना आप कहां से शुरू करते हैं? जेड से। तो पहले आधा हिस्सा कौन आएगा जब जेड से चलोगे? तो जेड से एन। अरे क्लियर है? इस चीज का आपको ध्यान रख लेना, ठीक है? इस पॉइंट को मैं स्टार भी डाल देता हूं, क्योंकि जब भी ये बेसिक पॉइंट से सवाल पूछता है तो इसको सबसे ज्यादा पूछता है, क्योंकि ये बच्चों के नंबर काटता है, ए पॉइंट जो है। अब बी का जवाब तो खुद ही दे दोगे भाई आप। अरे है ना? बी में आपसे पूछ रहा है सेकंड हाफ ऑफ आरो। सेकंड हाफ ऑफ आरो, विपरीत क्रम का दूसरा आधा हिस्सा। विपरीत क्रम का दूसरा आधा हिस्सा। तो बताओ, विपरीत क्रम का उल्टा चलने का दूसरा आधा हिस्सा क्या हो जाएगा आपका? एम से लेकर के ए तक। अरे ध्यान रख लोगे? ये लिख लो एक बार, फिर बढ़ते हैं आगे।
लिख लिया भाई, मिटा सकते हैं। चलो थर्ड पॉइंट की ओर चल रहे हम लोग। थर्ड पॉइंट में आपको कहेगा सीरीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हिंदी में अगर कहें बाएं से दाएं, बाएं से दाएं वर्णमाला। तो बाएं से दाएं का मतलब आपका क्या हो जाएगा भाई, ए से लेकर के कहां तक, जेड तक। भाई बाएं किनारे पे लेफ्ट हैंड पे तो ए आता है, तो इसका मतलब हो जाएगा ए से कहां तक, जेड तक। लास्ट पॉइंट आपका बन के आएगा इसमें, सीरीज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं वर्णमाला। तो आप लोग बता सकते हो इसका अर्थ क्या होगा। ए और जेड तो ऐसे ही लिखा जाएगा, लेकिन दाएं का मतलब, राइट हैंड का मतलब जेड से चलना, और कहां तक आना है, ए तक। एरो इस तरीके से आ जाएगी। अरे समझा नहीं समझे, दाएं से बाएं मतलब राइट से लेफ्ट, तो राइट से चलेंगे जेड की तरफ से, किधर आ जाएंगे, ए की ओर। ध्यान रख लोगे। ये थे दोस्तों बेसिक पॉइंट, ठीक है। तो आप ये लिख लेंगे। आज की क्लास को, आज के सेशन को यहीं तक रखेंगे भाई हम, ठीक है। और आज की क्लास में हमने क्या किया, सिर्फ आपके अल्फाबेट का एक बेसिक्स तैयार किया है। जो इसके क्वेश्चंस होंगे आपकी टाइप 1 से, उन्हें हम शुरू करेंगे दोस्तों अपनी कल की क्लास से। लेकिन कल की क्लास में आने से पहले आज जितना बेसिक्स तैयार किया, लेटर्स की नंबरिंग कौन किसके अपोजिट है भाई, और ये सारे बेसिक पॉइंट कल की क्लास से पहले सारे आपको अच्छे से उन टिप्स याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन 5-7 सेकंड में कर पाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद दोस्तों। जय हिंद।